गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनाथ? अरे कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 5 पे, लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, सारा कुछ डिस्कस। कैसे हो मेरे अर्जुनाथ? ठीक है, तो सब लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया? अरे बढ़िया चलाओ भाई। अभी एवरेज से क्या काम करोगे यार, इतना सही सही सब कुछ। बस थोड़ा सा स्टार्ट करोगे ना, तो पहला स्टेप दिक्कत होती है। जैसे आज भी जो पढ़ने वाले उसमें पहला, जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना होता है तो दिक्कत आती है। जैसे 10th से 11th में जाते हैं तो पहला चैप्टर, पहली सीढ़ी जो होती है ना, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। बाद में क्या हो जाता है, चैप्टर आपका दोस्त बन जाता है, आपको मजा आने लगता है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि अरे सर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आसानी से याद हो जाती है। ओके चलो, तो एक काम करते हैं। कल की क्लास तक हमने बहुत कुछ कर रखा है, कैथोड रे, एनोड रे, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर लिया है। तो एक काम करेंगे, आज स्टार्ट होगा अपने पास बोर्स मॉडल का एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले हमारे पास है कौन बनेगा डॉक्टर। कौन बनेगा डॉक्टर, कौन कौन गेम खेलने के लिए तैयार है? चलो भाई यस सर करके बता सकते हो। कौन बनेगा डॉक्टर, कौन कौन खेलने को तैयार है? कौन बनेगा डॉक्टर, कौन कौन खेलने को तैयार है? आपका फेवरेट गेम, आपका गेम, कौन कौन तैयार है? यस सर करके बता सकते हो। कौन कौन है जो तैयार है? यस, क्या बात है। कौन बनेगा डॉक्टर? वेरी गुड। चलो तो शुरू करते हैं अपने फेवरेट गेम को। और यहां पे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे। और ट्राई करना है कि सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। अगर इस गेम का मीनिंग आप जानते हो तो इस गेम का मीनिंग यही है कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज करने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि हम आपस में एक डिस्कशन करते हुए रिवाइज करते। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस को ही हमने एक नाम दे रखा है, कौन बनेगा डॉक्टर, जिसको जीतने के बाद आपको कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ 2 साल बाद सिलेक्शन जरूर मिलेगा अगर आप डेली डेली अच्छे अच्छे स्कोर से आगे जाते गए। यहां कोई लाइफलाइन नहीं है, यहां पे एक ही लाइफलाइन है, वो है हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हाँ सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास गेम। और गेम में अपने पास बने रहने के लिए फटाफट देखते। सब लोग पढ़ के आए हो तो पहला क्वेश्चन लेके आता हूं, और बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे, पोल दूंगा, लेकिन हाँ ट्राई करना भाई कि भाई पोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पोल नहीं आया उसके लिए यहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पोल से ज्यादा आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, लास्ट में जाते जाते आंसर देके चले जाना, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसके लिए टाइम वेस्टेज मत करना। आप अपने चैट सेक्शन में आंसर देने के बाद चैट सेक्शन को बंद कर लेना, बिकॉज आपको ही पता है कुछ आपके शुभचिंतक लोग यहाँ रहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्रेजेंट होंगे। तो चलो भाई शुरू करें। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि सर कौन सा पार्टिकल नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड बोल दी, या फिर अगर मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दूं, कौन सा पार्टिकल होगा जो डिफ्लेक्ट नहीं करता है? इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, कौन कौन से लोग दे सकते हैं? कौन सा पार्टिकल जो डिविएट नहीं करता, जो रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ऐसे पार्टिकल्स शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें पता होता है पॉजिटिव होगा तो डेविएट करेगा, नेगेटिव होगा तो डेविएट करेगा, लेकिन एक ही बंदा है जो डेविएट नहीं करेगा। और वो कौन है? ऑप्शन देख के डिसाइड कर सकते हो, वो कौन है? अरे कौन है जो क्वेश्चन में आया, सपनों में नहीं, कौन है जो क्वेश्चन में आएगा? तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रॉन्स होंगे। बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल जिनका कोई डेविएशन नहीं होने वाला है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और करेक्ट आंसर अगर मैं सी टिक करता हूं, करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो देखते हैं परसेंटेज वाइज कितने लोग हैं। आज परसेंटेज बढ़ती हुई दिखती है या नहीं, देखा जाए। अरे भाई साहब क्या बात है। न्यूट्रॉन बेटा क्या, कुछ नहीं, अपने पास हाइड्रोजन के अंदर ही, अगर हाइड्रोजन के अंदर क्या हो जाए, 2 प्रोटॉन्स हो जाए, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन आ जाए, उसी को न्यूट्रॉन्स बोल देते हैं। ये देख लो सर, 82% जनता, क्या बात है यार। मैं जो बोलता हूं बात सच होने वाली है, रैंकर्स बैच यही बनेगा। ठीक है चलो,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और भी सुंदर सा, कौन बनेगा डॉक्टर, सुनना ध्यान से देखना अपने पास। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, फिर से ड्यूटेरियम अपने पास। सर ये क्वेश्चन देखिए, द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे इज एक्स यूनिट, ई बाई एम रेशियो वैल्यू एक्स है व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन ड्यूटेरियम इज फिल्ड। अगर हाइड्रोजन को हटा के कोई और गैस रख दे, हाइड्रोजन को हटा के कोई और गैस रख दिया जाए तो बताओगे ई बाई एम का रेशियो क्या होगा, ई बाई एम का रेशियो क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, ई बाई एम का रेशियो क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा। सर मैं पोल दे देता हूं आपके पास, चलो क्या होगा कैथोड रे में ई बाई एम रेशियो। पहली बात, कैथोड रे में ई बाई एम रेशियो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या वो गैस पे डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन ये, हाइड्रोजन से किसी भी गैस में चले जाओ, यहां ड्यूट्रियम तो चलो, हीलियम, किसी भी टाइप के गैस में चले जाओ, कैथोड रे में हमने यही पढ़ा था कि सर वो किसी भी गैस पर डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी टाइप के गैस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मेरा ई बाई एम रेशियो क्या रहने वाला है, याद करोगे, कैथोड रे में डिपेंडेंट नहीं था, एनोड रे में डिपेंडेंट था। तो कैथोड रे में आप सर हाइड्रोजन के बदले कोई भी गैस डाल दो, ड्यूटेरियम तो छोड़ो, आप कोई भी गैस डाल दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या रहेगा, एक्स रहने वाला है। इसका आंसर भी क्या रहने वाला है, एक्स रहने वाला है। और आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये देख लो, अब थोड़ी जनता फंस गई है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ड्यूटेरियम का मास, भाई साहब देख लो, आपको क्यों डाउट आ रहा है, आप दिक्कत क्यों ले रहे हो। अरे भाई सिंपल सा सोचो ना, आप कैथोड रे के बारे में क्या जानते हो कि सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है, कोई भी गैस डाल दीजिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। तो फर्क ही नहीं पड़ना तो फिर क्या दिक्कत है। अरे गलत होने से दिक्कत नहीं है, बस आप ये सोचो आप सही कर पा रहे हो या नहीं, सोच पा रहे हो या नहीं, समझाने के बाद सोच पा रहे हो या नहीं, आपको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है या नहीं, ये ध्यान रखो, बस हो गया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन बनेगा डॉक्टर में, अगला क्वेश्चन आपके लाइफ में ये रहा। कल हमने पढ़ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। कल हमने इसका ट्रिक भी पढ़ा था, कल हमने इसका ट्रिक भी पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, आप सबको पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, आप सबको पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम। हमने एक तरीका पढ़ा था, याद करो, तरीका पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। हमने एक तरीका याद किया था, हमने एक वचन दिया था कि सर रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। इधर से जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, इधर आते हैं लैम्डा इंक्रीज करता है। तो भैया बताओगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है। सर एक्सरे अपने पास, एक्सरे सबसे हाईएस्ट दिख रहा है जहां तक मैं देख रहा हूं। अल्ट्रावायलेट लाइट पीछे है एक्सरे से, इधर से अपने पास रेडियो वेव सबसे पीछे है, विजिबल लाइट उससे पीछे है। सबसे ज्यादा क्या होगा, एक्सरे हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। तो हम लोगों की लाइफ में कौन सा होगा, आपको ट्रिक बताया जा चुका है। रेडियो में आए वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, तो भाई उसी को यूज करके क्या बात है यार। अब जनता जो है पढ़ पढ़ के आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही कंटिन्यूअस रखो अपने पास। डीपीपी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, तब तो आप फास्ट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अरे सर वेवलेंथ दिया है, और वेवलेंथ दिया है, आप वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, इनके बीच का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, पहले देख लो, आप अटेम्प्ट करके देख लो, आप अटेम्प्ट करके देख लो इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। Energy of radiation of wavelength 8000 angstrom is E1. Energy of radiation 16,000 angstrom is E2. What is the relation between these two energies?
क्या होगा इसके बीच का रिलेशन? आप सबको पता है एनर्जी जो होती है E1 की वैल्यू क्या होगी, hc बाई लेमडा वन, hc बाई लेमडा वन 8000 एंगस्ट्रॉम। सर E2 की वैल्यू क्या होगी, hc बाई लेमडा टू। जिन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है भाई साहब, इतना ज्यादा भी आपको मेहनत नहीं करनी है, आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे E1 बाई E2, यहाँ क्या आ जाएगा लेमडा टू बाई लेमडा वन, सीधा सीधा आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। और मैं चाहूंगा आप इस तरह से ही आंसर निकालो। E1 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स E2 हो जाएगी। E1 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स E2 हो जाएगी। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स E2 हो जाएगी। तो आंसर ऐसे आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिख के ये बेटा एग्जाम हॉल में इससे टाइम बस ज्यादा लग जाएगा। आपको दिख गया कि कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, सीधा सीधा लेमडा वन बाई लेमडा टू कर दो, आंसर आ जाएगा। लेमडा वन बाई लेमडा टू कर दो, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी आंसर है करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, सब लोग इसका मतलब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वेवलेंथ चीजों को करने से, हाँ ठीक है ना, बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कल हमने ऐसा भी कुछ किया था, कल हमने ऐसा भी कुछ किया था कि कोई गैस अगर एमिट करता है, कोई गैस अगर एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, कोई गैस अगर एब्जॉर्ब करता है, लेमडा की वैल्यू 300 नैनोमीटर है, अगर इसको लेमडा की वैल्यू 300 नैनोमीटर है, अगर यहाँ से 2 रेडिएशन निकलती है, एक की वैल्यू 760 नैनोमीटर है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, लेमडा 2 की वैल्यू क्या होगी। कुछ हमने ऐसा किया था कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हमने किया हुआ था, फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, आंसर्स निकालने की कोशिश करो, आंसर्स निकालने की कोशिश करो। लेमडा वन लेमडा टू के बीच का रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड करवाया था मैंने कि 1 बाई लेमडा इज नथिंग 1 बाई लेमडा वन प्लस 1 बाई लेमडा टू। व्हाट इज 1 बाई लेमडा टू, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा वन, 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 760, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300 into 760, 760 minus 300, and that will be 460 into 300, 760, यही होगा। लेमडा 2 की वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी 300 इंटू 76 अपॉन 46। ये वैल्यू देख लो, आपको कैलकुलेशन राउंड ऑफ करोगे आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब 300 से ज्यादा होना है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इतना भी बड़ा नहीं होगा, इन दोनों में अब आस पास का आंसर देख लेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे, अगर मैं इससे कोई बोल दे कि नहीं सर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, एंड दैट विल बी 76 बाई 46 इंटू 300, कितना आ जाएगा 496 नैनोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 496 नैनोमीटर। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। 2 साल के बाद ना यही छोटे छोटे फॉर्मूलाज, यही छोटे छोटे फॉर्मूलाज डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे कि हाँ सर ये फॉर्मूला आया कहां से था, याद करो ये फॉर्मूला आया कहां से था। कल हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करी थी। कल हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करी थी। कैलकुलेशन यार थोड़ा बहुत तो रहेगा ना भाई। अब तो एक चीज पता चल गई है, 11th क्लास में आके एक चीज पता चल गई होगी, चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, यहां पर भाई कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन लेने का कोई और शॉर्टकट नहीं है। जो बच्चा बिना नखरे दिखाए काम करेगा बहुत बढ़िया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो भैया ये हो गया। अच्छा इसमें हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, तो चलो भाई सी आंसर देखते हैं। सी आंसर कितने लोगों ने सही किया था, क्या बात है यार, इस क्वेश्चन में भी 62% जनता है। बहुत बढ़िया, जनता काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, ठीक है। चलो बोर्स मॉडल किस पे अप्लाई होता था, याद करो कल हमने पढ़ा था बोर्स का पोस्टुलेट। बोर्स मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल था, बोर्स मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल था, बोर्स मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल था, कि बोर्स मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। शायद हमने पढ़ा था कि बोर्स जो बंदे थे उन्होंने किसके लिए बात करी थी, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करा हुआ था। क्या होगा इसका आंसर, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं और पोल कराऊं तो बोर्स मॉडल किसके ऊपर वैलिड होगा, जो देख लो किसके
पास कार्बन के +6 आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 थे, 6 के 6 चले गए। सर इसके पास 4 थे, 4 में से 2 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, उसमें से 10 चले गए। सर जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड होता है। बोर्स मॉडल, सर कार्बन का एक बात बताओ, कार्बन पे कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6, उसमें से 6 चले गए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 0 ना। तो भैया बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वैलिड होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर, उसके अलावा कहीं भी वैलिड नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही वैलिड होगा, कहीं और वैलिड नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, मतलब ए आंसर आ जाएगा। यहां पे बहुत सारे लोगों ने यहां पे गलती कर दी है। बी जितने लोगों का आया है बेटा, हीलियम पे वैलिड नहीं होता। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अगर आप यही हीलियम प्लस लिख दोगे तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। हीलियम प्लस लिख दोगे, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। तो इसके ऊपर वैलिड होगा। अगर तुमसे कोई बोले लिथियम के ऊपर, नहीं, लिथियम के ऊपर वैलिड नहीं होता। लिथियम प्लस के ऊपर भी वैलिड नहीं होगा, लिथियम +2 के ऊपर वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके, हाँ +10 होता नहीं है बेटा, ऑब्वियस है, 10 इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, इमेजिन करने में क्या जा रहा है। तो भाई साहब यहां पे देख लो, मेरे पास कितने क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मेरे पास केबीडी में था। मुझे जाते जाते बस बता के चले जाना केबीडी में आपका स्कोर कितना रहा। 6 में से 4 सही, 2 सही, 1 सही, क्या रहा, कैसा रहा। बेटा पोल में आंसर दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये लास्ट में स्कोर बताते जाना कि हाँ सर ये चीजें थी। अब चलो क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें करी थी और लास्ट क्लास की जो बातें थी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें करी थी, हमने कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे। हमने बोला था कि कोई m मास का बॉडी है, अगर m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भाई साहब याद कर लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, mv²/r। ये हमने कल पढ़ लिया था, mv²/r हमने कल पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर एंगुलर मोमेंटम जो होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग mvr। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, m इंटू वी इंटू आर। और ये देखना अपने पास, फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई साहब अगर दो चार्जेज हैं, अगर इधर Q1 है, इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2 है, तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है, फोर्स जो लगता है वो किसके इक्वल होगा, Q1 Q2/r²। सर अपोजिट चार्ज होगा तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, अगर सेम चार्ज होगा तो उसके बीच में रिपल्सन लगेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, Q1 Q2/r हो जाती है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, याद करो लास्ट क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि सर चार्ज ऑन न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, Z इंटू प्लस E, और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस ZE। किसी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस ZE होता है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में बात करी थी और हमने स्टार्ट कर लिया था, प्लीज बेटा आप चैट सेक्शन बंद कर लेना। हमने स्टार्ट कर लिया था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के बारे में बेटा K जो था वो प्लैंक्स, K जो था वो कांस्टेंट था। K की वैल्यू हम लोगों ने कल पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होती है। अभी के लिए बस आप K जानिए, फिजिक्स की चीजें मत कीजिए, टेंशन मत लो यहाँ पे। हाँ सर फोर्स के आगे मॉड लगा देते हैं बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो जाता है, तो फोर्स के आगे क्या लगा देते हैं हम लोग,
बार लगा देते हैं, ये ऐसे मॉड लगा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्लीज बेटा देखो अपने पास, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में यही सब बातें करी थी कि सर क्वांटम थ्योरी पे है, इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स मान लिए थे हम लोगों ने, इसके कुछ पोस्टुलेट मान लिए थे कि एटम का न्यूक्लियस होता है, ये होता है। ये सारी चीजें करने के बाद कल की चीज फटाफट रिवाइज कर लो। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद करना हमने कल एक चीज पढ़ी थी, सब लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मैंने आपको कल जाते जाते ये लिखवा के दिया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही एक अपने पास, दो ही अपने को ये लेने हैं। दूसरा ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ये यूज करना है। आज बेटा एप्लीकेशन है तो प्लीज आज सब कुछ याद रखना। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, प्लीज बेटा आप क्लास छोड़ के कल की क्लास पढ़ो उसके बाद। ठीक है, ये देखो, उसके बाद देखोगे तो मेरे पास क्या आ रखा है, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एम वी आर जो होगा वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन एच अपॉन 2 पाई का। ये मैंने बताया था कि ये क्या है, तुक्का है। ये तुक्का है जो बाद में प्रूफ होगा, ये तुक्का है जो बाद में प्रूफ होगा। और बोलते हैं ना कि भाई किसी ने तुक्का मारा, ऐसा तुक्का मारा जो 2 साल बाद 10 साल बाद जाके प्रूफ हो रहा है, 2 साल बाद 10 साल बाद जाके प्रूफ हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तुक्का बोल देते हैं। तो ये देख लो अपने पास, n इज नथिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब ये हमेशा जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे जाएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हमने यही सब पढ़ रखा है। कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 R स्क्वायर, टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ लग रही है, ये छोटी छोटी चीजें करी थी। फिर किसी ने बोला कि सर रदरफोर्ड और इसमें क्या दिक्कत है। चलो पहले ये देखो, अरे यार यहां पे ऑप्शन थोड़ा मिसिंग हो गया है, 1.5 h अपॉन पाई। ये क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत सही क्वेश्चन है। आज आप ये क्वेश्चंस देखो अपने पास, ये क्वेश्चंस देखना, कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं है। देखो आपने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना बेटा, जो आप पढ़ रहे हो उसी का आपको एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है। आपने क्या पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब n टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 से, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखो, पूछ रहा है कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं है इंटीग्रल मल्टीपल का, कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं है इंटीग्रल मल्टीपल का। भाई बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया है, बेटा सुन लेना, तुम देखो क्या गलती कर रहे हो। यहां h अपॉन पाई लिखा हुआ है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, यहां h अपॉन पाई लिखा हुआ है। एक बात बताओ, 1.5 को क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं, देख बेटा इसीलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की ब्यूटीफुल नेचर देखो, देख लो, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल दिख गया। कैसे सर, आपने 1.5 देख के आपने आंसर टिक कर दिया, नहीं सर 1.5। आपको क्या बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो NH अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। आपने बस ऐसे देखा, तुक्का मार दिया, नहीं सर यही तो दिक्कत है। 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1 बाई ये होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं h अपॉन 2 पाई, तो ये भी परमिसिएबल वैल्यू है। इसको लिखने जाओगे 1.25 को, तो ये क्या होता है 5 अपॉन 4 h अपॉन पाई। देख भाई, जो क्वेश्चन यही साइंस में अपने पास दिक्कत है, और ये जो चीज है ना 2.5 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, कौन सा परमिसिएबल वैल्यू अब नहीं होगा, अब कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग फटाफट आंसर दे रहे, बेटा आपसे गलती बस जो हो रही है उसको देख लेना। ये बोलते हैं इल्यूजन, ऑब्वियस है ना। आप सोचो ना, 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे, 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे, 21 लाख लोग एग्जाम दे रहे, वहां पे ऐसी ही मिस्टेक्स तो होंगी। आपको ऐसा नहीं, आपको नहीं आता था, आपने देखा हाँ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, ये जानबूझ के, देखो एग्जामिनर का दिमाग, वो जानबूझ के सेट करके बैठा हुआ है कि ताकि मैं ट्रैप तो कर ही लूं इन लोगों को।
तुम जैसे ट्रैप हुए वैसे ही हर एक साल बच्चे ट्रैप होते, इससे बचना है। आपको जब बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम, हाँ बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, घर पे आराम से बैठ के ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये देख लो ना क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये 3 टाइम्स है, 1 टाइम है, ये 2.5 है, ये परमिसिबल नहीं होगा। ये परमिसिबल मतलब सर जिसकी परमिस मतलब जिसकी वैल्यू सही हो ना, आपने क्या पढ़ा है बेटा, mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 ये n क्या था, कल की कॉपी में पढ़ना था ना सर, n 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है ना। तो ये पढ़ना था ना, ये बोला गया था कि 1.234 इंटीग्रल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। परमिसिबल मतलब जो वैल्यू पॉसिबल है, और जो वैल्यू नहीं पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, भाई ये परमिसिबल नहीं है। ओके चलो बढ़िया। भाई मुझे तो ब्लर नहीं दिख रहा, बाकी अब तुम्हारे कुछ अगर लगता है तो प्लीज अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लो, हो जाएंगी चीजें सही, ठीक है। हाँ वीडियो क्वांटिटी सही कर लो, सही हो जाएंगे। फिर मुझसे किसने बोला कि सर रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां करी थी, उसको बोर्स ने सही किया था। कल भी हमने ये पिक्चर बनाई थी, ये देखा था क्या होगा कि सर बोर्स ने क्या बोला था कि भाई रदरफोर्ड की तरह नहीं, यहाँ पे ऑर्बिट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ऑर्बिट्स क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, उनकी ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है। और जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसकी एनर्जी E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इस सेल से उस सेल जाएगा, उस सेल से उस सेल जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, तभी वो एनर्जी लूज या गेन करता है, तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन करता है। सिंपल, किसी रास्ते पे चलने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना ही लूज होगी ना ही गेन होगी, ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी ना ही गेन होगी। तो हमने ये चीजें बात कर ली थी। 4th और 5th हमने देख लिया था, इवन 6th कंडीशन भी देख ली थी कि कभी कोई इलेक्ट्रॉन, याद करो हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर 2 लोगों की एनर्जी है, यहां पे मान लो अगर E2 है और यहाँ पे क्या है E1 है, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, अगर E2 की वैल्यू, कल याद करो हमने ये सब कुछ किया हुआ है, अगर मैं मान लो इसकी 500 जूल एनर्जी रख दूं, इसकी 200 जूल एनर्जी रख दूं, तो तुम्हें ही पता है अगर इधर से इधर जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, तो क्या करूंगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करूंगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा तभी तो जा पाऊंगा। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा सर? 300। और वहीं ऊपर से अगर नीचे आ गया, अगर नीचे आ गया तो सर यहां पे क्या करूंगा, रिलीज ऑफ एनर्जी करूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने कल कर ली थी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का। यहां 300 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां 300 एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। बस याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है, और उसी को हम लोग ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कराते थे। तो यहां तक की बेसिक बातें हो चुकी थी। आज क्या करना है, तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल पे आएंगे, और एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल में कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। हमने, याद करो, कुछ चीजें करी थी, हमने ये चीज निकाल दी थी KZE², याद करो ये चीज पढ़ी थी, सेंट्रीफ्यूटल फोर्स। ये देख लो अपने पास, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता था, कूलम्बिक फोर्स के इक्वल होता था, कूलम्बिक फोर्स के इक्वल होता था। तो इसकी वैल्यू देखोगे mv²/r एंड दैट इज इक्वल्स टू KZE, इधर क्या हो गया -E/r²। फोर्स में हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या हो जाएगा mv²/r Z क्या है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, r²। देख लो मैथ्स देखना एक बार, यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, KZE²/mv²। यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तुम बोलोगे सर इसमें तो कुछ सॉल्व हुआ ही नहीं, ऑब्वियस है सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक चीज और है, क्या, ये देखना अपने पास एक और चीज मानी गई थी। बोर्स ने एक और फॉर्मूला लिया था, उसने क्या बोला था, mvr की वैल्यू किसके इक्वल होगी, NH/2π के। ध्यान से देख लेना बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल के एग्जाम के लिए, ना ही बोर्ड्स के लिए, ना ही किस चीज के लिए, लेकिन हाँ रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ये E का स्क्वायर, ये देखना R की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, NH/2π mv।
सर ये दोनों आर की वैल्यू देख लो, आर की वैल्यू यहां से पहले वाले रिलेशन से क्या आ रही है, ये दूसरे वाले रिलेशन से क्या आ रही है। अगर दोनों के दोनों रेडियस सेम है, अगर दोनों के दोनों रेडियस सेम है तो एक बात बताओ, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करने चल दूं तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू एक जगह से आ रही है kZe² अपॉन mv², एक जगह से NH अपॉन 2πmv आ रही है। ये देख लो, ये आर की वैल्यू कहां से आई, ये आर की वैल्यू आई कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये कहां से आई, एंगुलर मोमेंटम से। देख लो आर की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, यहां से कितनी निकल के आई। बेसिक मैथ्स लगाएंगे और बेसिक मैथ्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब आर की वैल्यू इक्वल हो गई तो देख ले भाई क्या हो जाएगा, फिर से देख ले kZe² अपॉन आर, सॉरी kZe² अपॉन mv², kZe² अपॉन mv² इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2πmv। एक बात देखना, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई। सर यहां से क्या बच गया, kZe² इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। एक बात देख लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर nth ऑर्बिट में किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, तो ये देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ये देख लो मैं सारे कांस्टेंट एक साइड कर रहा हूँ, ये सारे कांस्टेंट मैं एक साइड कर रहा हूँ, और इसमें वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखना बेटा, प्लीज देखना अपने, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, 2π कांस्टेंट होता है, k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्लक्चुएट क्या कर सकता है, z, और क्या फ्लक्चुएट कर सकता है, n। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, vn की वैल्यू अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दूं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, अगर मैं सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दूं तो सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट करने के बाद वेलोसिटी vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या आने वाला है, इन nth ऑर्बिट क्या आने वाला है, तो सर ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। बेटा आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ ये फॉर्मूला कैरी करके ले जाना है, आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ ये फॉर्मूला कैरी करके ले जाना है कि वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की किसी स्पीड में किसी ऑर्बिट में जाएंगे, किसी ऑर्बिट में जाएंगे तो क्या होगा, किसी ऑर्बिट में जाएंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n। कैसे आया सर, ये 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, k की वैल्यू, e का स्क्वायर, h स्क्वायर सब कुछ पुट कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी, इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एंड दैट इज व्हाट सर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में, मान लो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट बोला जाए, फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की बोली जाए बात, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई, 1। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, देखना ऐसे कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब कुछ वैल्यूज पुट कर दो, 10 की पावर 6, Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। किसने बोला नहीं सर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो भी क्या करेंगे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, Z की वैल्यू अभी भी हाइड्रोजन की 1 है बट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकालते चले जाओ।
हो जाएगा, श्योर हो? तो ये भाई, ये डेरिवेशन तुम्हें पूरा का पूरा स्कूल में करना नहीं है, तुम्हें बस ये रिजल्ट याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। आप जो लोग सेकंड कॉपी रूल को फॉलो कर रहे हैं, बस आप ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में अभी के लिए लिख के रख लीजिए। बाकी आपको जिसका बोला जाए, जैसे बोला जाए, आप इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो किसी ने बोल दिया कि सर हीलियम का, हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस आयन है, हीलियम प्लस आयन का मतलब क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। इसका कोई बोल दे कि सर वेलोसिटी निकालिए सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन का, तो हीलियम प्लस आयन का सेकंड ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सर किसका क्या वैल्यू पुट करना है आप देख लो, 10 की पावर 6। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी होती है, 2। सेकंड ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, 2। क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया, आपको बस अब कैलकुलेशन करके दिखा देना है। तो वेलोसिटी जो होती है किसी भी nth ऑर्बिट का, वेलोसिटी जो होती है किसी nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये पहला ऐसा मॉडल है जहां मैथ्स की बात करी जाती है, जहां मैथ्स की बात की जाती है, ठीक है ना, जहां मैथ्स में मतलब इससे पहले रदरफोर्ड थॉमसन ने मैथ्स नहीं बताया था, थॉमसन ने मैथ्स नहीं बताया था, ठीक है ना, रदरफोर्ड और थॉमसन ने कोई मैथ्स नहीं बताई थी। ये पहला बंदा आया जिसने डेरिवेशन करी और मैथ्स निकाल के बता दिया, जिसने डेरिवेशन करी क्या बताया, मैथ्स निकाली बता दी। हो जाएगा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है और इसके क्वेश्चंस करने, हो गया ये बस। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये क्वेश्चंस करो, आंसर निकाल दो भाई, हो जाएगा सर, श्योर हो? हाँ बेटा, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, उसके लिए मैं भी, मतलब आपकी गलती नहीं है उसमें, हमने बोला, कल मैंने बताया था कि कुछ चीजें हम लोग नहीं बता सकते ना बेटा। आपने अर्जुना में एडमिशन लिया, आपने ये सोचा कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन यार पढ़ना पड़ता है बेचा, इस बैच में भी आके, तो कुछ चीजें कुछ कर नहीं सकते, उसका आपको नहीं आया तो आपकी गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है कि हमने आपको यहाँ बुला लिया बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एडमिशन के, बिना पढ़े। कल ही हमने ये सब कुछ बातें करी थी, कुछ हवाई बातें करी थी, ये सब कुछ हमने कल बात कर ली थी, आज उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हाँ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी बात होती है। देखो, तो वेलोसिटी आ गई, अब बात करते हैं, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी में पता चल गया। अब वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पता चल गया, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं क्या? कैसे? रेडियस का फॉर्मूला क्या है भाई? रेडियस का फॉर्मूला क्या है? NH/2πmv है। तो एक काम करता हूं ना, रेडियस के फॉर्मूले में क्या पुट कर दूं, देखना ध्यान से। रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होगा सर? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? NH/2πmv। बेटा डेरिवेशन कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना, कभी डेरिवेशन नहीं आएगा। बस हाँ, अभी क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारा कुछ लिख के करना पड़ेगा, तो वो मैं लिख के करके दिखा रहा हूं। ये देख लो अपने पास NH2πm, ठीक है, NH2πm, ये देख ले अपने पास। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है अपने पास? ठीक है, वेलोसिटी क्या है? हाँ, अरे स्पैमर्स ये भाई, क्या बोला जाए यार, समटाइम्स कभी कभी रावण भी जीतता रहता है ना, राम जी परेशान रहते हैं, वही वाली हालत है। हम लोग के अंदर ही पेशेंस लिमिट है, उस लिमिट को पार कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो, तो वेलोसिटी क्या है? क्योंकि तेरे पास आजादी है बेटा। ये वही बच्चे हैं जो क्लास में कुछ ना कर पाते, ये वही लोग हैं जो मोहल्ले में मतलब पिट जाते हैं, घर पे आके चुपचाप शांति से बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा दिन रहा, आज स्कूल अच्छा रहा मेरा, ठीक है ना। वो पिट के आते फिर भी उनको लगता है क्या ये वही लोग हैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर ले बेटा, तेरे हाथ में रिमोट है और कुछ नहीं। हाँ, कहाँ था? वेलोसिटी 2πm kjd²। यहाँ देखो, वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं mv के बदले, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू अगर पुट कर देता हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? 2πm kZe² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। ये वेलोसिटी की वैल्यू थी, पुट कर दिया। जैसे ही पुट करूंगा, रेडियस का एक्सप्रेशन देखना भाई, NH ऊपर चला गया तो N²H²। अब कुछ लोग तो इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है, तो भैया वैसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। 2π × 2π क्या हो जाएगा? 4π²। m × m क्या हो जाएगा? m²। kE², और लास्ट में क्या बच गया? Z। एक बात बताओ, रेडियस का एक्सप्रेशन ये आ गया, लेकिन तुम्हें ही पता है रेडियस के इस एक्सप्रेशन में कैसे काम करेंगे। सारे कांस्टेंट की वैल्यू, अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया, ध्यान से देखना एक बार बेटा, जो वेरिएबल होता है ना उसको लेके पीछे पढ़ो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट का, बोर्स मॉडल में किसी ऑर्बिट का पूछा जाए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो देखना उसको मैं कैसे लिख रहा हूं। h कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है,
k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड। देख लो रेडियस में, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फाइनली जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं, अब देख लो सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी जाए, पुटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज, पुटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज, फिर से सारे कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए, सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दिया जाए, तो हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आने वाला है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस आने वाला है वो क्या आएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आ जाएगा, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, या फिर 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, ये क्या हो जाएगा पिकोमीटर में। तो आपको एग्जाम हॉल में जो फॉर्मूला लेके जाना है वो दिमाग में ये लेके जाना है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जरूर पूछे जाएंगे कि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाई जेड। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाई जेड पे। ये देख लो किसी का भी, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हाइड्रोजन एटम है, मतलब हाइड्रोजन एटम बोलते ही तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1। अगर मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, मतलब तुम क्या पुट कर दोगे सर, एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1, कितना हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोर्स रेडियस भी बोल देते हैं। कल याद करना हमने पढ़ा था कि बोर्स का फेवरेट नंबर कौन सा था, 1 था। बोर्स का फेवरेट नंबर कौन सा था, 1 था। बोर्स का फेवरेट नंबर कौन सा था, 1। हमेशा एटॉमिक नंबर 1 चाहिए। हाइड्रोजन उसका फेवरेट था, हाइड्रोजन उसका फेवरेट था, हाइड्रोजन क्या था उसका फेवरेट होता था। हाइड्रोजन क्या होता है, फेवरेट होता है। ये देख लो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां से निकाल लो भाई, जेड की वैल्यू 1 निकाल ले भाई, 0.529 ऐसे निकालता रहा। अब किसने बोल दिया नहीं सर हीलियम का, लिथियम एटम है, लिथियम +2 आयन है, लिथियम +2 आयन है, इसका जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3। किसने बोल दिया कि सर कैलकुलेट रेडियस निकालिए, कौन सा रेडियस निकालिए, कौन सा सर, इसका रेडियस थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। देख बेटा कैसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा सर 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, जितना भी कैलकुलेट करके आए। तो भाई ये देख लो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड बाई एन पे। वेलोसिटी किसके डिपेंड कर रहा है, जेड बाई एन पे। ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, कैलकुलेशन कर लो। अब जितना आए, कितना आ जाएगा यार, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, और ये 8 हो गया, 5 3 ज़ा 15, और 15 कितना हो जाएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम। अब कुछ तो ऐसे भी होंगे ना एंगस्ट्रॉम पता ही नहीं है। बेटा एंगस्ट्रॉम कुछ होता था, जादू था एक, हम लोगों को पता होना चाहिए, एक जादू हमने कभी किया था, वो होता था। ठीक है, वो हो जाता था। ओके हाँ, ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए बस। अब देख लो अपने पास हाइड्रोजन एटम का जेड की वैल्यू कितनी है, लिथियम +2 आयन की जेड की वैल्यू कितनी है, निकालते रहो। मैं फिर से आपको रिलेट करके देता हूं भाई, देख सब कुछ सर, पहली 2 चीजें निकाल के देता हूं आपको। वेलोसिटी ऑफ, देख भाई सीधी सी बात है, कुछ कुछ चीजें याद रखना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो सारे रिजल्ट्स एक साथ लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Vn की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। मतलब सर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा जो एग्जाम हॉल में जो आपको शॉर्टकट याद रखना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल क्या हो जाएगा सर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। ये 2 फॉर्मूले आपको अब लंबे टाइम तक, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, याद रखना है, ये याद रखना है। और देख लो यहां पे एक सिंपल सी लाइन और भी बोला जा सकता है कि सर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, जेड बाई एन। रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब
वेलोसिटी किसका है सर? वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? जेड बाई एन। चेंज किसके कारण होगा? एक बात बताओ, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बात बताना, अगर वेलोसिटी ऑफ एनएथ ऑर्बिट और जेड बढ़ाओगे, जेड का ग्राफ कैसा आएगा? याद करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ पता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ पता है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा। कैसे? इक्वेशन देख लो, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई पूछ देता है, ये देख लो, अब ग्राफ नहीं पता तो भैया ये तो आपको बेसिक मैथ्स वंस अपॉन ए टाइम कुछ बताया गया होगा, सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी का ग्राफ ऑर्बिट के साथ ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। एक बोल रहे आप डिमोटिवेट कर देते हो सर, मजाक मजाक में अच्छा नहीं लगता। तुम ये सोचो, पढ़ के नहीं आओगे तो यही सब होगा, ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम कमेंट कर रहे हो, तुम पहले से ही बर्बाद हो, क्या ही बोला जा सकता है। लेकिन हाँ चलो, लेकिन आप बहुत होनहार बच्चों में से एक हो, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ ये देख लो, अब कोई पूछे y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ सब लोग पता होता है, ठीक है ना? y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ सबको पता होता है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ, वेलोसिटी का नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ ये ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली किसने बोल दिया कि सर रेडियस का, अब रेडियस का ग्राफ अगर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट और जेड का ग्राफ भी कोई खींच दे तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। ये जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे अब सब चीजें सर आपके ऊपर हैं, जैसे ऐसे कर सकते हो। अब वेलोसिटी का रिलेशन कोई पूछ दे, वेलोसिटी का रेशियो कोई पूछ दे, तो वेलोसिटी का रेशियो आप निकाल दो। वेलोसिटी का रेशियो किसने पूछ दिया? एक मिनट ध्यान से देखना, अगर वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n है, ये देखना अपने पास, मतलब v1 बाई v2 करोगे तो क्या आएगा? z1 बाई n1 डिवाइडेड बाई z2 बाई n2। क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? z बाई n। ये देख लो अपने पास। अब ये देख लो कितना डिफिकल्ट चीजें बता रहा हूं, अगर बेसिक मैथ्स आती है तो आपने को ये उल्टा हो जाता है, शायद ऐसा कुछ पढ़ा होगा। रेडियस की बात करूं तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड हो जाता है। और यहां पे देखेंगे r1 बाई r2 इज नथिंग n1 बाई स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर बाई z1 और n2 स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा? z2। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये देख लो, n1 का स्क्वायर अपॉन z1 इंटू z2 अपॉन n1 का स्क्वायर। एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे निकालते रहो। आपको ये बेसिक लाइंस याद रखनी है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, रेडियस n स्क्वायर बाई z होता है, n स्क्वायर बाई z होता है, ठीक है? n स्क्वायर बाई जेड होता है। तो बस करते रहे भाई, ठीक है? हो जाएगा सर, श्योर हो? नहीं, n क्या होता है अपने पास? n क्या होता है? n जो होता है, ठीक है ना, n जो होता है वो n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है बेटा, ठीक है? n का स्क्वायर ऑब्वियस है ना, n का स्क्वायर है भाई। जब डेरिवेशन कर रहे थे, कहाँ रहते हो यार, ठीक है? कोई नहीं, n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा उसको निकालना शुरू करते हैं। जैसे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑब्वियस है ना भाई, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा। अब इसके ऊपर देखोगे तो क्वेश्चन कैसा होगा, ये देखो क्वेश्चन कैसा मिलेगा। जैसे मुझसे किसने ये पूछ दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि सर एक बात बताइए, अगर किसने एक क्वेश्चन दे दिया आपने को, ये क्वेश्चन दे दिया गया, देखना ध्यान से। अगर तुमसे बोल दिया गया कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट द रेडियस एंड, कैलकुलेट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। सर इलेक्ट्रॉन का थर्ड ऑर्बिट निकालना है हीलियम प्लस आयन का, कैसे निकालोगे? रेडियस और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? हीलियम प्लस आयन है, कैसे निकालोगे उसका रेडियस और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी क्या होगा? रेडियस निकालो, रेडियस निकालो। मास नहीं आएगा भाई वेलोसिटी वाले में, ठीक है। कितना होगा, कितना हो जाएगा? सर क्या बोला जा रहा है? हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस आयन। पहले तो ये चेक कर लो कि सर इसके ऊपर बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। यस सर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2 होगा। आपको कौन सा ऑर्बिट बोला गया है? एन की वैल्यू क्या बोली गई है? थर्ड ऑर्बिट। क्या बोला जा रहा है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, यही बोला जा रहा है। आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड का मतलब क्या हो गया? 2। ये क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, समझने वाले लोग यहां देख लो भाई, इसको कैलकुलेट करके जो आ जाए। ये देख लो, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। जेड कितना है इसका? जेड बाई एन, जेड बाई एन। ये एन कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कितना हो जाएगा? तो ये देख ले भाई, 4.36 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। निकाल दो। कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन आपको करना है, निकालते रहो। ओके, बस ये ध्यान रखना भाई कि इसकी कैलकुलेशन कर लेना। 4.36 डिवाइड बाई 3 निकालते रहे भाई, इनटू जितनी भी वैल्यू आए। मुझे इससे मतलब नहीं, आपको एग्जाम हॉल में ये पहचानना है कि इसके ऊपर बोर्स मॉडल लगेगा, बोर्स मॉडल के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वो अप्लाई कर दो, निकालते रहो। अब किसने बोला नहीं सर एक काम करते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके निकालना है। एक काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, ध्यान से देखना अपने पास, कहीं क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, ये देख लो भाई, साथ साथ जो लोग लिखना चाहते हैं साथ साथ लिखा करो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium plus ion to the electron, to the velocity of electron in fourth orbit of lithium plus 2 ion। मतलब दो लोगों की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, दो लोगों की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। दो लोगों की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी का रेशियो? वेलोसिटी का अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है शायद। सर इसमें से ये सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट है, तो रेशियो जब भी लेते हैं v1 बाई v2 लेते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं? z1 बाई n1 इंटू n2 बाई z2, यही लिखते। और नहीं तो भाई पूरा कैलकुलेट करके निकालना चाहते हो तो वैसे निकाल दो। ये सीधा सीधा देख लो, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस निकालना चाहते हो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 निकालना चाहते हो। डायरेक्ट देखना वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? जेड बाई एन पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जेड बाई एन किसका लिखेंगे? जेड बाई एन। जेड किसका लिखेंगे? ऊपर देख लो, जेड किसका लिखेंगे? हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ये हीलियम का हो गया। यहां पे जेड बाई एन किसका लिखेंगे? हीलियम का, सॉरी लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और उसका ऑर्बिट कौन सा है? 4। तो देख लो अपने को क्या आ जाएगा?
2/3 इंटू 4/3, क्या रेशियो आ जाएगा? 8/9 रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा? 8:9 आ जाएगा। 8:9 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? Z/n पे। लिखने का तरीका क्या है? थर्ड ऑर्बिट किसका? वेलोसिटी v से, ये थर्ड ऑर्बिट किसका? हीलियम प्लस का। निकाल दे भाई। वेलोसिटी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, निकाल दे भाई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 निकाल दो। ठीक है, हो जाएगा जल्दी। किसने बोला नहीं सर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं। ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देख लो भाई। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium +2 to the radius of second orbit of हाइड्रोजन। क्या होगा? इसका रेशियो निकाल के देखो। रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। क्या आएगा? क्या होगा? अगर बोर्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर थोड़ी ना लगाएंगे भाई, हम लिथियम +2 पे लगाएंगे। बोर्स मॉडल के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। अब यहां पे देख लो, आप पहले खुद से ट्राई करो। रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वो कितना होता है? 0.529 n²/z, यही होता है अगर एंगस्ट्रॉम में बात करें तो। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? n² पे। मतलब अगर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 ले रहे हो तो भैया डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जब लोगे तो ऊपर रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? इसका n² पे, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, लिथियम का n²/z। लिथियम का n कितना हो गया? थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर। लिथियम का z कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। सेकंड ऑर्बिट लेंगे तो सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास 9/3 और ऊपर ये 4/1। अगर सॉल्व करेंगे तो 9/3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:4 आ जाएगा। रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। रेशियो जो आएगा वो 3:4 आ जाएगा। हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, 3:, हाँ ठीक है 3:4 होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन में आपको ये देखना है कि भाई रेडियस, इसका रेडियस निकाल रहे हो तो इसका ऊपर रखो, इसका नीचे रख दो। सर ये लिखने की जरूरत है नहीं, लिखोगे तो भी कट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन होगा ही नहीं। आप ऊपर नीचे लिख के कैंसिल आउट कर लो। आपको जब भी कोई ऑर्डर बोला जाता है तो आप ये देखा करो कि हाँ यार ये चीजें मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ एग्जाम हॉल में। ये सीधा सीधा उठा उठा के डाल दे भाई, निकालता रहे, हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना, रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर अगला क्वेश्चन देखना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है कितना? r1, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r1 दिया है, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू क्या दी गई है? 1। हाइड्रोजन में z की वैल्यू क्या दी गई है? 1। ध्यान से सुनना, अपने पास रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है। सर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 0.529 n² अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या? r1। मतलब 0.529 को हम लोगों ने क्या बोल दिया? r1 बोल दिया। देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन को पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब सर आपने जो ये स्टेटमेंट दिया था, इसका मतलब r1 की वैल्यू क्या हो गई? दिस। अब किसने बोला सर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट बताइए? तो कुछ नहीं, सेकंड ऑर्बिट में क्या चेंज हो जाएगा? सर फॉर्मूला तो वही रहेगा, n²/z। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2² की वैल्यू 1। मतलब कितना हो गया? 0.529 इंटू 4, और 529 को कितना लिख सकता हूं? 4r1 लिख सकता हूं।
क्यों? क्योंकि देख लो पहले वाले से यही आया है। सर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कोई पूछेगा तो 0.529। सर थर्ड ऑर्बिट का मतलब 3 का स्क्वायर एटॉमिक नंबर दिस क्या हो जाएगा 0.529 इंटू क्या हो जाएगा 9, और इसी को क्या लिख सकते हैं 9r1 लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कोई बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा 0.529, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0.529 इंटू कितना 16, और वो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स r1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर क्या होगा 4r1 9r1 16r1, ये आंसर निकल के आएगा। अब आपके ऊपर है, क्वेश्चंस करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करते रहना अगले साल भी। मेडिकल में ये भी है ना कि 5 साल में लोग करते हैं ना भाई, कुछ लोग होते हैं 2 साल में करके चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 5 साल में करते हैं, तो उनका प्रोसेस जो होता है वो यही वाला होता है। हाँ अगर आप करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, नहीं कर देखो यहाँ पे इतने लोग कर तो रहे, बाकी जो स्पैमर है बेचारा आप साइड रहता है, जैसे ही मौका मिलेगा वो हमें फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। निकाल तो रहे, बहुत बढ़िया। चलो भाई तुम ही लोग हो कि पढ़ा भी रहे हम लोग। हाँ ठीक है बढ़िया गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगला क्वेश्चन देखना, एक बात बताओ, सब लोग मैथ्स पढ़ा है ना, सरकमफ्रेंस पता है सबको? सरकमफ्रेंस पता है? एक बात बताओ, अब जैसे रेडियस पढ़ लिया, एक बात बताना सरकमफ्रेंस क्या होता है? अगर कोई ये है, एक बात बताना इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस अगर r रेडियस है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस इज नथिंग nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यही होगा ना शायद। मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? देख अगेन कांस्टेंट है 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब सरकमफ्रेंस भी किस पे डिपेंड करेगा? ये देख लो, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप चाहो तो ऐड कर देना। ये देख लो, मैं यहां से एक चीज और लिख सकता हूं कि सरकमफ्रेंस जो होगा किसी भी ऑर्बिट का, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट अगर किसी एटम का होता है तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए रेडियस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही सेम चीज यहां लगा दी गई। किसने बोला सर ये देखो ना अपने पास सरकमफ्रेंस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट? किसने बोला सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट से। एक बात बताना, इस पूरे ऐसे सर्कल घूमने में कितना टाइम पीरियड लगेगा? देख बेटा अब चीजें छोटी छोटी हैं, एप्लीकेशन पार्ट। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी कितनी है nth ऑर्बिट। एक बात बताओ, जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस और वेलोसिटी पे। टाइम पीरियड, रेडियस किस पे डिपेंड करता है? n²/z पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? z/n पे। सर फाइनली मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसको सॉल्व कर लो, ये n ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड जो होगा n³/z²। अब ये छोटे छोटे आपको ना डेरिवेशन के फॉर्म में बताए जा रहे होंगे, मैं आपको लिख भी दूंगा। सरकमफ्रेंस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी और डिस्टेंस का आपने, वेलोसिटी और रेडियस का अगर आपने बना लिया तो टाइम पीरियड का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, टाइम पीरियड का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। सर टाइम पीरियड ऐसे डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी किसी ने पूछ दी तो तुम्हें ही पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होता था। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? 1 टाइम पीरियड होता था। तो भैया फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? z² हो जाएगा। देख लो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको रट लो, चाहो तो भैया अपना बार बार प्रैक्टिस करोगे, ना ये रटना है, ना ये रटना है, या नहीं रटना, आपकी मर्जी है। अब डेरिवेटिव करना ही नहीं हमें,
हमें तो बस ये देखना है कि भाई चीजें रिलेट कैसे हो। अब सरकम मैंने क्या नया बता दिया, मैंने बोला सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो भाई सरकमफ्रेंस 2 पाई कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, आर की वैल्यू पुट करो एन स्क्वायर बाई जेड आ गया, तो सरकमफ्रेंस भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा। और सर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर पे। एन क्या है, ऑर्बिट, जेड क्या है सर, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, ऑर्बिट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। पूरी की पूरी कहानी बोर्स मॉडल के हिसाब से किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। बोर्स मॉडल की क्या होती है, एटॉमिक नंबर पे, और दूसरी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। सारी कहानी यही तो है, सारी कहानी यही तो है, बस और कुछ भी नहीं भाई। सारी कहानी यही तो है कि सर क्या हो रहा है यहां पे, क्या चल रहा है, टाइम पीरियड, सरकमफ्रेंस, पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अब हाँ, किसी को ये पता ना हो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो भैया एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, सही रास्ते पे। ओके, हो जाएगा, श्योर हो, चलें, हो जाएगा। चलो अब देखो यहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, सरकमफ्रेंस हो, टाइम पीरियड हो, सबका रेशियो निकालते रहो, आंसर करते रहो। जो लोग भी शॉर्ट नोट बनाते हैं वो ये सब शॉर्ट नोट्स में रख लेते हैं कि हाँ भाई ये चीजें पता होनी चाहिए, किस पे डायरेक्टली। कोई एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 3 ही लोगों की कैलकुलेट करवाई जाती है, एक रेडियस की, एक वेलोसिटी की, और आगे जाके एक एनर्जी मिलने वाला है उसकी करवाई जाएगी। हो जाएगा सर, ये देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड कर रहा था सर, एन स्क्वायर बाई जेड पे, एन स्क्वायर बाई जेड पे। सर एक ही एटम है, हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस का सरकमफ्रेंस को सी से लिख देता हूं, सी ऑफ थर्ड ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाई सी ऑफ सेकेंड ऑफ हीलियम प्लस। अटेम्प्ट करके देख लो, जेड की वैल्यू सेम रहेगी, लिखो चाहे ना लिखो। सर यहां 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। सर आपकी मर्जी है, ये क्या हो जाएगा 9/2, और यहां पे क्या हो जाएगा 4/2, ये 2 2 कैंसल, क्या हो जाएगा 9:4 आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा 9:4 रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा 9:4 आ जाएगा भाई। करते रहे, 9:4 कर ले अपने पास। सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट कर दो भाई, टाइम पीरियड को टी से कर देना, फ्रीक्वेंसी को एफ से कर देना। तो आपको कुछ नया फॉर्मूला नहीं, आपको बस ये पता है, आपको बस रेशियो निकाल लेना है, उसी में खुश हो जाइए, उसी में खुश हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस साल का भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसी टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दी गई है, x एंगस्ट्रॉम। आपको ही पता है x एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। अब एक काम कर लेना अपना, सिंपल सिंपल 1 का n का स्क्वायर अपॉन 1, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 0.529 आ गई। यही होगा ना, x की वैल्यू यही तो होती है शायद, आप करके देख लो, x की वैल्यू यही होगी शायद। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रखा है, 4x/3 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 9x/2 एंगस्ट्रॉम। हाँ ऑप्शन थोड़े मिसिंग हो गए, 9x/2 एंगस्ट्रॉम। ये देख लो, तो आपको क्या करना है सर, रेडियस किसका निकालना है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो ये रेडियस ऑफ कितना हो जाएगा 0.529, एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन जेड, क्या हो जाएगा अगर देख लो, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू क्या हो जाएगा 4/3, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x/3 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पहले ही डिसाइड हो चुकी है, x की वैल्यू पहले ही डिसाइड हो चुकी है, कितनी होगी 0.529 होगी। x की वैल्यू पहले डिसाइड हो चुकी है, कितनी हो जाएगी 0.529। निकाल लो भाई, 0.529 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये देख ले भाई, क्वेश्चंस देख, वेलोसिटी किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, इसको हम लोग बोर्स ऑर्बिट भी बोल देते हैं, बोर्स ऑर्बिट भी बोल देते हैं। कहीं कहीं एग्जाम हॉल में लिखा हो बोर्स ऑर्बिट, समझ जाना फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अटेम्प्ट करके देख लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर v दिया है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 कितना होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो क्या होगा।
क्या होगा, क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज बोर्स ऑर्बिट, और यहां पे क्या हो रहा होगा सर? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जब निकालने जाओगे तो वो क्या होगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? v, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? इसी को तो v बोलेंगे ना भाई साहब, इसको क्या बोल देंगे आप? v बोल देंगे। आपको क्या बोला गया? वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 निकालिए। फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन। जेड कितना है? 3 क्या हो जाएगा? और इसी को तो आपने क्या बोला है? v बोला था, तो आपका ऑर्बिट का स्पीड कितना रहेगा? v रहेगा। कितना रहेगा? v रहेगा। तो निकाल लो भाई क्वेश्चंस, आप ही के ऊपर। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालते चले जाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालते चले जाओ। ठीक है, टाइम पीरियड का क्या था? चलो टाइम पीरियड फिर से याद करो। टाइम पीरियड हमने किया था, ये देखो सरकमफ्रेंस किया था। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? n³/z²। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? n³/z²। टाइम पीरियड जो होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, अगर आप आराम से देखोगे, n³/z²। किसी का भी टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्बिट का क्यूब और जेड का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, क्या बोल रहा है? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, मतलब टाइम पीरियड निकालना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? एन का क्यूब, क्यूब मतलब सेकेंड ऑर्बिट का क्यूब, डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एन का क्यूब 3 का क्यूब डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 8/1, नीचे क्या हो जाएगा? 27/1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 8/27। कितना आ जाएगा? 8/27। सेकेंड ऑर्बिट का 8/27, n³/z², 8/27। निकालते रहो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इन्हीं से आपको आंसर निकालना है, और करते रहिए क्वेश्चंस, यहां से करते रहिए। देख ले भाई, फाइनली सारे बोर्स मॉडल का देखना अपने पास। मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं, और रिजल्ट्स में देख लो, रिजल्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल एक बार फिर से लिख देता हूं भाई। आप खुद से याद करो चाहे ना करो, मैं जरूर 2-4 बार लिख के याद कराने की कोशिश कर देता हूं। आप सब लोग देखना एक बार। सर सबसे पहले ये देख लीजिए, रेडियस ऑफ, अगर nth ऑर्बिट कोई पूछ रहा है किसी nth ऑर्बिट का, तो उसका वैल्यू क्या होता है? Rn की वैल्यू क्या होती है? 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर, ये हो जाएगा। सर सेकंड थिंग, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर आपसे इसका रिलेशन कोई पूछ रहा है, तो Vn का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। z/n मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां से रेडियस जो होता है n²/z पे डिपेंड करेगा, n²/z पे। वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? z/n पे डिपेंड करती है। टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? n³/z² पे डिपेंड करता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? z²/n³ पे डिपेंड करेगा। और लास्ट वन, सरकमफ्रेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? n²/z पे। तो ये सारे रिलेशंस जो अभी तक पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस में, वो सारे एप्लीकेशन के रिलेशंस आपको यहाँ लिख दिए गए हैं। आपको सारे रिलेशंस लिख दिए गए हैं। 2 लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, बाकी लोगों का बस रेशियो निकालना है। बाकी लोगों का बस क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, बाकी लोगों को क्या निकालना है? बस रेशियो निकालना है, हो जाएगा। श्योर हो? तो भाई ऐसे करते चले जाओ एप्लीकेशन बोर्स मॉडल का। अब आपका रेडियस आ चुका है, वेलोसिटी आ चुकी है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से देखना, एग्जैक्टली होगा क्या?
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेडियस आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है, पहले दो पोस्टुलेट्स का काम हो चुका है। लेकिन बोर्स ने एक बात और बोली थी, बोर्स ने बोला था कि हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। तो भाई हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अगर फिक्स्ड है तो कितनी होती है किसी ऑर्बिट की एनर्जी, कितनी होती है किसी ऑर्बिट की एनर्जी, याद रखना अपने पास। ये देख लो एनर्जी कैलकुलेशन, ये देख लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास एनर्जी कैलकुलेशन इन बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में एनर्जी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एक बात बताओ, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, Ze। बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम सब लोगों ने पढ़ा था अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के, देखना ध्यान से, के Q1 कितना है सेंटर पे Ze, और माइनस E के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस के Ze² अपॉन क्या आ गया, यही होगा। देख लो ये फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था, के Q1 Q2 बाई आर आ जाता है। अगर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाए तो वो फोर्स हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मेरे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, जनरली हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, हाफ mv² आता है। अब तुम बोलोगे सर हाफ mv² कैसे निकालें, अरे कुछ नहीं, आपके पास जब रिलेशंस निकाले गए थे तो याद करना, आपने को एक फॉर्मूला मिला था, ये एक रिलेशन मिला था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था क्या, देखना एक बार। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, R से R हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mv² के Ze² अपॉन R आ गया। ये देख लो सर, हाफ mv² की बात करें, अगर हाफ mv² की बात करें तो हाफ mv² की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, के Ze² बाई R पुट कर दें। देख लो ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट से आया। ये कौन सा पोस्टुलेट लिया था हम लोगों ने, सेकंड पोस्टुलेट लिया था, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। यहीं से तो हमने डिराइव किया ये। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। बेटा नीचे R² फोर्स के लिए आता था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं आता था, फॉर्मूला देखो जाके, ठीक है। ये देख लो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा चलो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, मैं अगर सही से लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, के Ze² अपॉन क्या आ गया, 2R। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। इन दोनों का रिलेशन बताओ, रेशियो बताओ, क्या आएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यहां पे इसके और इसके बीच का क्या रिलेशन है, सर ये 2 एक्स्ट्रा है और वहां माइनस एक्स्ट्रा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग 2 टाइम्स, देखना एक बार, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं। ये देख लो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल, माइनस के Ze² आ जाएगा, यही होगा, ठीक है। -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, हाँ माइनस। अब यार इसी को तुम अलग अलग था, कोई बोल दे सर रिलेशन बताओ, पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी, अब भाई -2 लिख दे। कोई बोले नहीं सर काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कितना हो जाएगा, -1/2। यार अब अलग अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है भाई, मुझे उससे क्या मतलब है। मैं तो ये रिलेशन देखूंगा ना कि इन दोनों का फॉर्मूला मुझे याद है क्या। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, माइनस के Ze² बाई R, इसी के फॉर्मूले में बस डिवाइड बाई 2R, ठीक है, डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, श्योर हो। रिलेशन डिवाइड कर भाई, निगेटिव भी तो है यहाँ, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव भी तो आएगा साइन में, रेशियो लोगे तो नेगेटिव भी तो आएगा, ठीक है। ये देख लो अपने पास, मुझे किसने बोल दिया, अब देखो फाइनल रिजल्ट भी कंक्लूड कर रहे, मुझे पोटेंशियल एनर्जी किसने बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस के Ze² बाई R। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, प्लस के Ze² बाई 2R।
टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी इज नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम कर दो, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? अगर ध्यान से देखोगे तो kZe²/2r, ये देख लेना अपने पास, कैलकुलेशन करके देखोगे तो यही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो यही आएगा। आपको एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी बातें लेके जानी है और कुछ भी नहीं। यहां देख लीजिए, यहां 3 रिलेशन लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नथिंग, टोटल एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सब रिलेशन देख लो। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो टोटल एनर्जी इज नथिंग पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये 3 रिलेशंस आपको एग्जाम हॉल में भरपूर पूछे जाएंगे। आपको ये 3 फॉर्मूले और ये 3 रिलेशन, बस इन दोनों को सम करना है भाई। अब तो रेशियो नीचे का एलसीएम क्या ले लेगा? एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r। 2r भाई पूरा सॉल्व करेगा क्या? ये 2r माइनस 2 टाइम्स kZe² प्लस kZe², तो भैया क्या हो जाएगा? अब पूरा किसी को सॉल्व करके निकालना है तो निकाल लो भाई, मैं सीधा आंसर बता रहा हूं कि ये आएगा। बाकी किसी की मैथ ज्यादा ही कमजोर है तो निकाल ले भाई, पूरा का पूरा हो जाएगा सर। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 3 एनर्जी आपसे पूछी जाती है। टोटल एनर्जी ये होगी, काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। और अब किसने बोला सर रेडियस का तो पता ही नहीं है। रेडियस की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखोगे हो जाएगा। पहले ये देख लो, ये रिलेशंस याद रखिएगा। रिलेशंस खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर आपके रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कितना है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कितना है, ये निकाल लो। ये देख लो अपने पास। मुझसे किसने पूछा कि सर ये देख लो अब क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। ये देख ले, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये देख लो अपने पास। फाइनली अब फॉर्मूला निकाल रहा हूं एंड दैट इज नोन एज En। En का फॉर्मूला जो होता है दैट इज -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -2.18 10⁻⁻18 Z²/n² जूल्स। ये सब कुछ पर एटम होगा, ये पर एटम होगा। तो आपको एग्जाम हॉल में कौन सा फॉर्मूला लेके जाना है, कौन सा फॉर्मूला लेके जाना है? तो ये फॉर्मूला लेके जाना है सर। जैसे आपने रेडियस के एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, वैसे ही आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -13.6 Z²/n², या फिर 2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n²। कोई तुमसे पूछ दे ना, कोई तुमसे पूछ दे कि सर फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर कोई पूछे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बताइए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बताइए, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक यूनिट है सर। देखना 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर किसने बोल दिया सर हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी बताओ तो कितना आ जाएगा? -13.6 सर 1 का स्क्वायर Z²/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -13.6 / 4 कितना आ जाएगा? देख लो। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कोई पूछ दे, बस वैल्यूज पुट करते चले जाओ। देख लो, -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा? 9, एंड दैट विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कर करके कैलकुलेट करते चला जा भाई, तेरी मर्जी है। 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कैलकुलेट करते चले जाओ, शायद देख लो। किसी को भी लगता है तो भाई अब फॉर्मूले सारे के सारे एक दिन में नहीं याद करने भाई। आज पढ़ा है, आपको दिन में टाइम मिलेगा, आप जाके रिवाइज कर लेना। हाइड्रोजन एटम में जैसे ही Z की वैल्यू है, अब किसी भी एटम में Z की वैल्यू दिख जाएगी, निकालते रहना। आप एक सिंपल चीज देखो,
एक बात बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, मुझे बताओगे एनर्जी क्या हो रही है? मुझे बताओगे एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर -13.6 बड़ा है या -3.4? कौन सा बड़ा है? -3.4। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है ना यार, मैथ्स इतना तो मैथ्स सब लोग जानते हैं कि -13.6 और -3.4 कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी? सर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू से ही बड़ी, ये वाली अरे निगेटिव में बढ़ती है ना भाई, निगेटिव में क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। अरे निगेटिव में ये वैल्यू क्या बात कर रहा है सर? एन की वैल्यू क्या रख दे? इन्फिनिटी रख दे, इन्फिनिटी रख दे। एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कैसे? -13.6, 1 का स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी? जीरो। यही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। यही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि देख लो ना अपने पास, अरे सीधा सा निगेटिव में क्या हो रहा है? तुम्हारे पास बढ़ रहा होगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती है? इंक्रीज होती है। वैसे जैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। निकालते रहो, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, कोई भी ये फॉर्मूला आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का, ठीक है, जूल्स पर एटम। अब हाँ, जूल्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बताया जा चुका है, कल ही बताया गया है शायद। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। कल ही हमने शायद बात की थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट ऑफ जूल, एक यूनिट ऑफ एनर्जी है जो अब केमिस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जूल्स में पूछेगा तो जूल्स में निकाल देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में इसके ऊपर कैलकुलेशन कराई जाती है। छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? छोटा होता है, तो भाई इसके ऊपर छोटी सी एनर्जी होगी ना। जूल बहुत बड़ा एनर्जी है, जूल बहुत बड़ी एनर्जी होती है, जूल्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कराई जाती, जूल्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कराई जाती, जूल्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कराई जाती। सर किसी का ही पूछे, अरे सिंपल सा, आप ये देखो ना, जैसे क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला हो गया, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एक क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, आप देखो ना क्वेश्चन क्या आएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कितने इजी इजी से आते हैं। ये पूछ रहा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, सर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाओगे सर, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या सेम रहती है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो अब इस क्वेश्चन को करने में आपको डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशंस कौन सा मैं बोल रहा हूं आपको, डेरिवेशन स्कूल में ना स्कूल में पूछ रहा है, बस आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, आप क्वेश्चंस पे फोकस करो कि हाँ सर ये रिजल्ट्स मुझे याद होने चाहिए, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, इनका ध्यान रखो, हो गया, आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी ना फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अब जैसे ये दिया हुआ है, मान लो कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी क्या था? kZe²/2r। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या था? -kZe²/r। और अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या थी? -kZe²/2r। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? मैग्नेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक मैग्नीट्यूड है काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? ध्यान से देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मॉड लगा दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड लगा दिया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी के मॉड के क्या होगा? हाफ होगा क्या? हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? हमने क्या लिखा था? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, यही था ना शायद। तो क्या आंसर आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? हाफ है, और टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा और टोटल एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? सर ए ऑप्शन फिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? ए ऑप्शन फिट हो रहा है।
कौन सा ऑप्शन फिट होगा? ए ऑप्शन फिट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का रेशियो, सर ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए फिर से आपका जो फॉर्मूला शीट बना रहा था वो फॉर्मूला शीट यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला शीट थी ना शायद, हाँ यहाँ था, ये देख लो, यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज मैंने लिखे थे ना, हाँ यहाँ मैंने 3 लिखे थे। अब देखो चौथा फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, ये ध्यान से देख लेना। अगर मैं बोलता हूं एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी बोलता हूं यहाँ, ये देखना अपने पास टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट की एनर्जी कोई पूछे En का फॉर्मूला तो वो क्या होगा? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² इलेक्ट्रॉन, सॉरी जूल्स पर एटम, ये दिया गया है, जूल्स ही लिख देता हूं, हाँ ये हो गया। फिर किसने बोला कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी -k ZE²/R। टोटल एनर्जी क्या होगी? -k ZE²/2R। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग k ZE²/2R। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, टोटल एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, सारे टाइप की एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? Z²/n²। क्योंकि जब टोटल एनर्जी Z²/n² है तो किसी भी टाइप की एनर्जी, बस यही है बोर्स मॉडल। इतने को ही बोर्स मॉडल बोलते हैं, इतने को ही बोर्स मॉडल बोलते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, जो इतने लोग बोल रहे हैं रेडियस पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, सरकमफ्रेंस, ये छोटी छोटी चीजें, और एनर्जी पढ़ ली, बस इतना ही है बोर्स मॉडल भाई। यही डेरिवेशन को बोर्स मॉडल का डेरिवेशन बोलते हैं, यही डेरिवेशन है जिसको बोर्स मॉडल का डेरिवेशन बोलते हैं। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे टोटल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, यही सब यही है, बस इतना ही फॉर्मूला आज तुम पढ़ रहे हो, बोल रहे हो कि सर बहुत ज्यादा हो गया। 1.5 घंटे में इतना ही पढ़ा है हम लोगों ने, इतना ही पढ़ा है। वो अब सोच लो कितना, अब आपके अपने दिमाग का सोच लो लेवल किस तरह से कम करना है, ज्यादा करना है, कि आप इतने पे ही इतना त्रस्त हो रहे हो कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। ये देख भाई एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये देख ले भाई Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखना हम लोग कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहां कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट ध्यान से देखना, एक मिनट ध्यान से देखना भाई। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? अगर Z की वैल्यू फिक्स्ड है तो जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज करते हो, एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ध्यान से देख ले अपने पास हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर्स के लिए कौन सा एटम मेजर था? हाइड्रोजन एटम था। ये देखना अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट। एक बात बताओ, एक बात बताना, इसकी एनर्जी कितनी थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। E1 की एनर्जी, E1 की एनर्जी कितनी है? E1 की एनर्जी कितनी थी? -13.6 E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। n की वैल्यू 2 हुई, ध्यान से देख ले भाई, n की वैल्यू 2 हुई, मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन का, एक ही इलेक्ट्रॉन, वो कहां होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। जैसे ही वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, एक बात बताओ ध्यान से देखना, इसकी एनर्जी कितनी? इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन होगी या कम होगी? बताओ एनर्जी क्या होगी? ये देखना, यहां से यहां जाएगा -13.6 से, अगर -13.6 से अगर वो कहां जाता है -3.4, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ एनर्जी होगा या लॉस ऑफ एनर्जी होगा? अगर गेन ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी, यहां से यहां जाएगा तो गेन ऑफ एनर्जी करेगा। कितना एनर्जी गेन करेगा भाई साहब? कितना एनर्जी गेन करेगा? अगर आप देखोगे ध्यान से तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उल्टा आ जाए, ध्यान से देख लो, उल्टा आ जाए तो यहां क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगी, और लॉस ऑफ एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे कल बोर्स ने यही तो बोला था, बोर्स ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब गेन और लूज करता है? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन कब गेन और लूज करता है? तो सर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कितने पे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा? जब उसके पास इतनी एनर्जी दी जाएगी। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेगा तो पहले ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा? फर्स्ट
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। ये देख लो अपने पास। अगर किसने बोल दिया नहीं सर n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, n की वैल्यू 3 मतलब कौन सा एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। किसने बोला नहीं सर और ऊपर चढ़ा दो उस बंदे को, और ऊपर चढ़ा दो। एक बात बता भाई, तू पहले यहां आया, अब यहां से यहां जाएगा, एक बार फिर से इसकी एनर्जी कितनी होगी, E3 की एनर्जी निकालोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका गैप देखोगे यहां से यहां जाने का, तो अगेन यहां पे जो गेन ऑफ एनर्जी होगा, यहां पे जो गेन ऑफ एनर्जी होगा वो कितना होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां से यहां आते हो तो लॉस जो होगा वो कितना होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, एक सिंपल चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला किसमें ज्यादा मेहनत लगती है, सुनना ध्यान से, किसमें ज्यादा मेहनत लगती है सर, पहले एक्साइटेड स्टेट में जाने में। जैसे तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी भी कहानी तो यही है कि पहला चैप्टर सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई 10th करके आए होते, तुम्हें 10th करके आए हो तो तुम्हें पता ही नहीं होता जिंदगी में यार कितने क्वेश्चंस करने कितने नहीं करने। तुम्हें ये लगता है भाई टीचर बेवकूफ है, इतना क्वेश्चन करवा रहा है, टीचर को पता नहीं क्या ही चुल मची पड़ी है। ठीक है, मतलब अब वही बात है ना कि टीचर की वैल्यू तुम्हें अभी नहीं समझ में आती है, लगता है भाई यार ये तो बकवास सा है, चलो ठीक है हम आगे। वही जो रिपीटर है उससे पूछ के देखो, उसको पता है कि हाँ क्या चल रहा है भाई, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे सर। पहला जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, जब ग्राउंड से तुम पहले एक्साइटेड स्टेट में जाते हो, देखो कितना बड़ा गैप है सर, कितना बड़ा गैप है, 10.2। मतलब पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है, फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी। उसके बाद देखो एनर्जी कितनी कम हो गई। इवन तुम आगे जाओ और आगे चले जाओ, ये देखना अपने पास n की वैल्यू 4 कर दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ। अब आप ऊपर चलते चले जाओ, मैं ऐसे बस बता रहा हूं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ। इसकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी थी, -0.85। यहां पे देखोगे, यहां जो देखोगे यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे जो गेन होगा ये कितने का होगा, कितने का हो जाएगा, 51 ना, तो 0.75 के आसपास। ठीक है, यही हो रहा होगा शायद, 75 के आसपास, 76 के आसपास आ जाएगा, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊपर चलते चले जाओ, n की वैल्यू 5 ले लो तो सर और वैल्यू कम हो जाएगी। E5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.544 हो जाएगी। वैल्यू देखोगे यहाँ पे गेन कितने का हो जाएगा सर, और कम हो जाएगा इसका एनर्जी गैप, और कम हो जाएगा, 0.3 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा अपने पास। जो गेन देखोगे वो कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 541 और ये 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका गैप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, गैप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। गैप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सर गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब सबसे डिफिकल्ट स्टेप कौन सा होता है, सबसे डिफिकल्ट स्टेप कौन सा होता है, सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है पहला स्टेप। सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप। तो एक लाइन लिख रहा हूं, याद रखना अपने पास, ये देख लो सर, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, ये देख लो अपने पास, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा सर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एनर्जी इंक्रीजेस बट एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एनर्जी गैप क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी गैप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये लाइन देख लेना अपने को। सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना एनर्जी गैप क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी गैप क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। सिंपल सा याद रखना कि एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ये देख लो भाई, ये देख लो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी तो बढ़ रही है बट एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। यहां पे तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ये देखना अपने पास, तुमसे ये पूछा जाएगा, एक देखना, एक लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन पूछा जाएगा, ये देख लो, E2 माइनस E1 ये सही लिखा है क्या मैंने, ये देख लो अपने पास, ये सही लिखा है क्या।
जो गैप है, वो जो गैप होगा, सबसे बड़ा गैप कहां होगा? सबसे बड़ा गैप कहां होगा? E2 माइनस E1, सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में सबसे बड़ा गैप, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, मतलब जितना ऊपर चलते जाएंगे छोटा होता चला जाएगा। ये सही है ना भाई? ये गैप क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो जितना ऊपर जाएंगे ये सही क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी का गैप क्या होता जाएगा? डिक्रीज होगा। सबसे बड़ा जो एनर्जी गैप है वो पहला स्टेप है, सबसे बड़ा जो एनर्जी गैप है वो पहला स्टेप है। तो याद रखना, रदरफोर्ड की बात, सॉरी बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं होती, किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होती है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो हमेशा क्या करेगा? लॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो गेन करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। एक बात और बताओ, एक बार और बताओ, बस सिंपल सा एक चीज और बता देना, फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। भैया प्लीज अगली क्लास में पढ़ के आना, क्योंकि फिर से यहाँ यहीं से फिर से स्टार्ट होगी कहानी, अगली क्लास भी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। सर पहले को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड थर्ड एक्साइटेड, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट कम करते चले जाना। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात बताना मुझे, ये देख लो, ये एक सिंपल सा लॉजिक बताना बस मुझे। सर ये n इज इक्वल्स टू 1 है, देखना आप सिंपल से बताना, इसकी वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 2 है, इसकी एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है? -1.51 इलेक्ट्रॉन। किसी ने पूछ दिया कि सर यहां से ये देखना एक बार, यहां से यहां तक जाने में कितना एनर्जी लगेगा? मतलब अगर मुझे E1 से अगर मैं बोलूं कि सर फर्स्ट से कहां जाना है? थर्ड पे जाना है, कितना एनर्जी लगेगा? मुझे बताओगे कितनी एनर्जी लगेगी? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कितनी एनर्जी लगेगी? बस इतना बता दो, फिर छोड़ना शुरू करूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, कितनी एनर्जी लगेगी? सर यहां से यहां जाएंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? मतलब तुम क्या करना चाहते हो? डेल्टा E निकालना चाहते हो, और डेल्टा E कितना होगा? E3 माइनस E1। या तो तुम डायरेक्ट दिस माइनस दिस कर दो, E3 माइनस E1 1.5, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। सर यही होगा -1.51 प्लस 13.6, कैलकुलेट करेंगे 13.60 1.51, ये कितना हो जाएगा? 0. ये कितना आ जाएगा? ये 12.09, मतलब कितना आ जाएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। सर यहां से यहां जाना है तो ऑब्वियस है ना भाई, हाइयर एनर्जी कौन सी है? ये। लोअर एनर्जी कौन सी है? ये। तो हाई माइनस क्या कर दिया? लो। तुमने क्या किया? सर टोटल गेन ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितना आएगा? सर फाइनल माइनस क्या कर दें? इनिशियल कर दें। फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं सब लोग, देख लो अपने पास, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं सब लोग, पक्का। और अगर उल्टा पूछ देता तो, या फिर ऐसा पूछ देता तो, एक मिनट सिंपल सा देखना, किसने बोला सर नहीं सर ऐसे डायरेक्ट मत निकालो, इसका बीच का गैप कितना था? इसका बीच का गैप कितना था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच का गैप कितना था? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक काम करो, एक चीज आपने जो लिखी है ना E3 माइनस E1, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, आप दो स्टेप में भी लिख सकते हो, E3 माइनस E2 और E2 माइनस E1, आप इसको भी ऐड करते तो आपका आंसर सेम ही आता, 1.9 और 10.2, अगेन आपका आंसर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता। मतलब सर एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यहां से यहां जाने की जो एनर्जी है सर, या तो डायरेक्ट निकाल दो और नहीं तो ऐसे ऐसे ऐड करके निकाल दो, सेम ही आने वाली है। तो दोनों केस में एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है ना। तो बस ये बेसिक बात याद रखना, एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। आप इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, अपोजिट आओगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो भैया कल की क्लास में एनर्जी के ऊपर फिर से कैलकुलेशंस करेंगे, फिर से सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद बस ये किया जा रहा है कि आप बोर्स मॉडल पूरा पढ़ के आइए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स कल याद करके आइए, ये 4-5 फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख के दिया है वो सारा पढ़ के आइए, ताकि चीजें हो पाए। अगली क्लास में इसके ऊपर और भी इंटरेस्टिंग सी बातें होंगी, और भी इंटरेस्टिंग सी कहानियां होंगी। अगली क्लास में बहुत कुछ अलग अलग दिखने को मिलेगा, तो ट्राई करना भाई। आज का डीपीपी अटेम्प्ट करना है आप सब लोगों को, आज का डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। आज का डीपी अटेम्प्ट कीजिए, एनर्जी का गैप याद रखिए,
थोड़ा सा लिख के आइए, पढ़ के आइए, बिकॉज अगली क्लास में तभी मजा आएगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो स्पैमर्स हैं, उनका तो चलो अलग गेम है, वो तो चलो उसी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज भाई आप पढ़ के आइए, थोड़ा सा लाइंस ड्रॉ करके आइए, आपको पता चलेगा कि ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी गेन हो रही है, नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी का गैप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और चीजें अपने आप को फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज बेटा आप अपना फीडबैक देते जाना, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी लोग अपने पास पता ही है आपको क्या करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, इसीलिए कमेंट सेक्शन ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन तभी ऑन कीजिए जब आपको बोला जाए, ठीक है ना। ट्राई करते, अगली क्लास में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, और इस वीक में अपने पास कल बोर्स मॉडल फिनिश हो जाएगा, कल बोर्स मॉडल फिनिश हो जाएगा, तो वहां पे बोर्स मॉडल कल फिनिश करेंगे, ठीक है ना, कल बोर्स मॉडल फिनिश किया जाएगा। हाँ, केबीडी का स्कोर कैसा रहा ये बताइएगा, अगली क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे, फिर से नई नई चीजें सीखेंगे, और कल की क्लास सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास में पढ़ने के मूड से आओ। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, बाय बाय।